जे बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने बचपना से लेकर बड़े होने तक की सफर किन परिस्थितियों में से किस हाल में गुजारा किया, छुआछूत जात पात को झेलते हुए और पढ़ाई लिखाई करके कैसा भारत का संविधान निर्माता बने, तो चलिए संक्षिप्त में बाबा साहेब के बारे में जानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कुछ रोचक जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पेशवा काल में किसने कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, इसके नियम बने थे। मेरी माँ बताती थी कि महार लोगों को कपड़े खरीदना हो तो कपड़े को दूर से देखना पड़ता था। दुकानदार कपड़ा दुकान से ही हिलाकर दिखाता था। दाम दूर से पूछना पड़ता था। कपड़ा खरीदने पर उस पर पानी डाला जाता था, फिर कपड़े को कीचड़ में घिसा जाता था। कारण अछूतों ने नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसने फटा कपड़ा ही पहनना चाहिए। मिट्टी में घिसी हुई साड़ी को 2 भाग करना पड़ता था। अंत में महार को राशि रखकर फिर कपड़ा ले जाना होता था। हम लोग जो लंगोटी लगाते हैं वो पेशवा की आज्ञा थी। ब्राह्मण धोती पीछे की ओर दोनों बाजू से पहनते थे, जबकि ब्राह्मण उत्तर एक बाजू से धोती पहनते थे। भंडारी लोग कमर को दुपट्टा बांधकर उसका बड़ा भाग कमर को लपेट लेते थे, ऐसा नियम था। अंग्रेज सरकार आने पर मुंबई ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में आ गई। सुनार पर पेशवा की गहरी नजर थी। सुनार कहते थे हम ब्राह्मण और पेशवा कहते थे हम ब्राह्मण। सुनार ब्राह्मणों के भांति धोती पहनते थे। पेशवा चाहते थे कि उन्होंने इस तरह धोती न पहननी चाहिए। अंग्रेजों ने धर्म डुबाया, ऐसे पेशवा चिल्लाने लगे। गोरे लोग गुस्सा हुए। पेशवा की शिकायत गोरे साहब ने सुन ली। पेशवा बोले हमारा प्रजाजनों पर प्रतिबंध था, वो लोग अब आपके राज्य में पीछे से धोती पहनने लगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ नया थी। बालेश्वर में महाजन लोग थे। मुख्य अधिकारी ने शिकायत सुन ली। उन्होंने महाजनों को बुलाकर जांच की। सुनार कसोटा पीछे से धोती लगाते थे। आदेश दिया गया कि सुनार अब कसोटा नहीं लगाएगा। पंचों ने उन पर 50 रुपए दंड लगाया। अब तो लोग कोट पैंट पहनते हैं। महार लोग फिर क्या करते थे, वो रात में उठकर घूमते थे, पहरेदारी करते थे। सुबह रोटी टुकड़ा जो रहता था वो खा लेते थे। फलटन गांव में महार थे, उन्हें 24 बीघा जमीन थी। वहां एक मंदिर था, वहां पर अन्न छत्र होता था। अपने एक मंत्री थे, वो अन्न छत्रालय को एक गाड़ी रोटी, लड्डू या जलेबी मिलती थी। महार लोग मंदिर के पास बैठते थे तथा जूठा अन्न लेकर जाते थे। इतना मिलने पर महारों को जमीन की क्या आवश्यकता थी। कुछ दिन भोजन देना बंद होने के बाद महार कहते थे हमारी इतनी जमीन मराठों ने ले ली है। जलगांव से श्राद्ध होने पर महार भिखारियों की भांति कूड़े के ढेर पर बैठते थे। ये ईसाई बना, इसका कैसे भला होगा, ये लोग कहते थे। हजारों सालों से परसों तक अपने समाज में एक आदमी भी ग्रेजुएट नहीं हो पाया है, ना ही विद्वान हो पाया है। मुझे बताने में कुछ बुरा नहीं लगता है। मेरी पाठशाला में साफ सफाई करने वाली एक स्त्री थी। वो जाति से मराठी थी। वो मुझे छूती नहीं थी। मेरी माँ बताती थी कि बड़े आदमी को मामा कहते जाओ। पोस्टमैन को मैं मामा कहता था। बचपन में मैं पाठशाला में मुझे प्यास लगी थी। मैंने शिक्षकों को बताया। शिक्षक ने चपरासी को बुलाकर कहा इसको नल पर ले जा। हम नल पर गए। चपरासी ने नल शुरू किया, तब मैंने पानी पिया। मुझे 6 दिन पाठशाला में पानी पीने नहीं दिया जाता था, ना ही पानी मिलता था। हर किसी को अपने मूल निवास का अभिमान न हो, परंतु प्रेम अवश्य होता है। पिताजी पेंशन लेने के बाद
स्थायी रूप से दोपाली में आकर रहने लगे। मैं पहली कक्षा दोपाली में ही पढ़ा, परंतु परिस्थिति के कारण 5-6 वर्ष की आयु में पहाड़ की तराई छोड़कर घाट पहाड़ के माथे पर ही मेरा आज तक का जीवन बीता है। मैं 25 वर्षों के बाद घाट के नीचे उतरा हूँ। जो प्रदेश अपने सौंदर्य से श्रृंगारित है, उस प्रदेश में कदम रखने पर किसी को भी आनंद होगा। जिसे ये प्रदेश अपनी मातृभूमि लगता है, उसका आनंद दोगुना होगी ही। एक समय ऐसी स्थिति थी कि ये प्रदेश अछूत जाति की दृष्टि से बहुत प्रगति पथ पर था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय अछूत जाति के अधिकारियों से ये प्रदेश भरा पड़ा था। उसी तरह अन्य लोगों की तुलना में बहिष्कृत वर्ग शिक्षा में बहुत आगे थे। ये उन्नति जिस कारण हुई है, उसमें सेना में नौकरी महत्वपूर्ण कारण थी। ब्रिटिश सरकार के पहले अछूत लोग कितने खुशहाल हो सकते थे, इसके बारे में आज कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता है, परंतु उस समय छुआछूत की भावना इतनी प्रबल थी कि अछूतों ने चलते समय परछाई सवर्णों पर न पड़े, इसलिए उन्हें दूर से चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। वही अछूत की पहचान के लिए हाथ में काला धागा बांधना पड़ता था। उस समय अफसर होंगे तो वो नगण्य ही थे। अंग्रेजों ने इस देश में जहां जहां कदम रखे, उस स्थान पर अछूतों को अपने सिर ऊंचा करने का अवसर मिला। इस अवसर का लाभ लेकर उन्होंने अपने शरीर में कितना शौर्य है, कितना तेज है, बुद्धि कितनी तीव्र है, ये सिद्ध कर दिखाया था। उस समय केवल प्रगतिशील ब्राह्मण या तत्सम वर्ग को छोड़कर अन्य जातियां हमें आज अछूत कहकर धिक्कारती है, किंतु हम तो बहुत प्रगतिशील थे। दापोली कोक्कण क्षेत्र में हम अधिकारों या सत्ता का उपभोग ले रहे थे। सेना में नौकरी के कारण हमें जीवन स्तर को सुधारने का अवसर मिले थे। फलतः शौर्य, बुद्धि, चतुराई आदि बातों में हम दूसरे से रत्ती भर भी कम नहीं थे। हमने अपने कर्तव्य से एक करके बताया था। हमारे गुरुओं के कारण हमारी सेना में अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां की जाती थी। इस दौर में सेना की छावनी पाठशाला में अछूत मुख्य अध्यापक नियुक्ति किए जाते थे। सेना की छावनी में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होने के उसका सापेक्ष परिणाम हमारे जीवन पर हुआ था, किंतु अंग्रेज सरकार ने सेना के दरवाजे महार जाति के लिए बंद करके हमारे साथ विश्वासघात किया था। मैंने भी महार माता के पेट से जन्म लिया है। दरिद्रता के दृष्टि से विचार करने पर आज के गरीब विद्यार्थियों से अच्छी सुख सुविधा मुझे थी ऐसा नहीं है। मुंबई डीडी चाल के 10 फीट चौड़े कमरे में मैंने माँ बाप, भाइयों और बहनों के साथ रहकर 1 पैसे के मिट्टी तेल पर पढ़ाई किया हुआ है। इतना ही नहीं तो अनेक कठिनाइयों और संकटों का सामना कर मैं यदि ये सब कर पाया, तब कोई भी व्यक्ति परिश्रम करके बुद्धिमान हो सकता है। कोई भी जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है। विद्यार्थी दशा में इंग्लैंड में रहते समय जिस अभ्यास क्रम को 8 वर्ष लगते हैं, वो मैंने केवल 2 वर्ष 3 माह में सफलता के साथ पूरा किया है। ये करने के लिए मुझे 24 घंटों में से 21 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती थी। आज मेरी आयु 40 वर्ष की है, फिर भी मैं 24 घंटों में से 18 घंटे लगातार बैठकर काम करता हूँ। वर्तमान में युवकों को आधा घंटा लगातार बैठने पर नस सूंघनी पड़ती है या सिगरेट पीनी पड़ती है। मुझे इस आयु में भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सेना की नौकरी के कारण हिंदू समाज में एक क्रांति हुई थी, ये कहना कोई गलत नहीं है। जिन महार चर्मकार लोगों को गांव में मराठा छूते नहीं थे, इनके द्वारा जोहार या राम राम न कहने पर मराठों इसे अपना अपमान समझते थे। वही सेना के मराठों सैनिक सेना के महार चर्मकार को सूबेदारों के झुककर सलाम करते थे।
इन सूबेदारों ने यदि क्यों बे कहा तब भी सैनिकों को सिर ऊंचा कर देखने की हिम्मत नहीं होती थी। इतना अधिकार अछूत जाति के इन लोगों को प्राप्त हुआ था जो देश के किसी भी प्रांत में नहीं था। इसमें 10% लोग साक्ष्य थे। ये बात ध्यान देने योग्य है कि शिक्षा का प्रसार केवल पुरुषों में ही नहीं था वरना स्त्रियां भी शिक्षित थी। कुछ स्त्रियां तो शिक्षा में इतनी अधिक प्रवीण थी कि वो पुरुषों की सभा में पुराणों पर भाष्य करती थी या आलोचना करने लगती थी, तर्क करने लगती थी। जब तक वो शिक्षा शुरू थी तब तक अछूत वर्ग को बहुत अधिक लाभ मिला था। इस शिक्षा का उपयोग उन्होंने इस तरह किया कि उसके लिए उन पर बहुत गर्व होता है। इस ज्ञान प्रसार के कारण अछूतों में जो ग्रंथ संग्रह हुआ वो संख्या की दृष्टि से अत्याधिक था। एक कथन कोई अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा। श्रीधर स्वामी के ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियां गाड़ियों से मिलेगी, परंतु मुकुंद राज, ज्ञानेश्वर और मुक्तेश्वर आदि महाराष्ट्र के प्राचीन तथा महान कवियों की हस्तलिखित प्रतियां मैंने अनेक अछूतों के पास देखी है। इतना ही नहीं तो कुछ अछूतों के घरों में आज भी कुछ दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ज्ञानेश्वर महाराज ने पंजीकरण नामक ग्रंथ लिखा था। ये बहुत कम लोगों को ज्ञात है, परंतु एक ग्रंथ मैंने अपने स्मृति से मित्र के घर पर देखा है। कुछ वर्ष पूर्व श्री पंगारकर ने राघव चिंतन धन कवि द्वारा लिखित ज्ञान सुधा नामक ग्रंथ किसी के पास उपलब्ध हो तो कृपया सूचित करें। ऐसे विज्ञापन केसरी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति यदि उनको न मिली होगी तो वो प्रति मेरे अस्पृश्य मित्र के संग्रह में मिल सकती है। जिन अस्पृश्य जाति के लोगों को उस समय शिक्षा के द्वार बंद थे, उस समय उसको ऐसा ग्रंथ संग्रह करने में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे तथा कितना धन द्रव्य खर्चा करना पड़ा होगा, ये भी बहुत विचारणीय है। ये ज्ञान की लालसा उस समय के समाज के गौरवास्पद है। इस वीडियो को समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किन परिस्थितियों से गुजर के किस टाइप के कपड़े पहनते हुए गंभीर छुआछूत झेलकर पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। उस समय उन्होंने समाज और मनुवादी व्यवस्था से टकराते हुए पढ़ाई लिखाई करके देश और दुनिया में मशहूर हो गए थे, महान हो गए थे। आधुनिक भारत का नींव रखी और भारत देश का संविधान निर्माता बना। ऐसे महान मानवों को मेरा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, चरण बंदन। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है। हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।